यस। तो हमारी जो कंप्लीट ब्लड काउंट जो पहली हमारी रिपोर्ट थी पर्टिकुलर, मैंने सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, तब हम उसमें और एक डिफरेंशिएट वैल्यू में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या अंतर है। पहले तो हमें नॉर्मल पता होनी चाहिए। हमारी जैसे हम बहुत नॉर्मली ये चीज तो जानते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल लेवल पे कोई भी चीज ना एकदम जो भी वैल्यू ली जाती है वो सारी रेफरेंस एक रेंज ली जाती है, नॉर्मल कोई नहीं होती। हम पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते कि किसी के अंदर 12 हो या 13 हो। हम क्या एक पर्टिकुलर रेंज लेके चलते हैं? क्या हम जितनी भी इसमें पर्टिकुलर रेंज लिखी हुई है क्या सिर्फ यही रेंज है? इसके अलावा अगर मैं इसमें जैसे एक रेफरेंस रेंज हीमोग्लोबिन की मिनिमम दी है 11.5, मैक्सिमम दी है 14.5, तो क्या मिनिमम 11.5 ही होनी चाहिए या मैक्सिमम 14.5 ही होनी चाहिए? आप बहुत सारे डायग्नोस की रिपोर्ट्स देखोगे उसमें इसके भी रेफरेंस रेंज में भी अंतर होगा, बहुत सारी बुक्स में भी होगा। तो हमें पर्टिकुलर ये समझना होगा कि इसके बीच में इतना होना क्या नॉर्मल है कि नहीं। अब उससे हमें तीन चीजें, अगर किसी की भी रिपोर्ट देख रहे हैं ना, तो हमें पहला सबसे बड़ी चीज हमारी रेफरेंस रेंज पर कभी ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी, अभी हम पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ सीबीसी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी हो, सबसे पहले हमारा ध्यान अगर जाता है वो रेफरेंस रेंज पे जाता है। वो कब जाता है? जब हमें कोई भी रिपोर्ट देखना नहीं आता, तब हम क्या करते हैं कि हमने एक रेफरेंस रेंज देख लिया, हमने देख लिया अच्छा ठीक है इससे कम या ज्यादा है, तो हमने बोल दिया हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है या आरबीसी कम है या ज्यादा है। वो कब है? वो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए है। जो एक अगर आम आदमी भी है, बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट, इतना तो देख के वो भी बता देगा फिर हमें और उसमें क्या डिफरेंशिएट है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान बिल्कुल भी रेफरेंस रेंज की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तीन चीजें देखना स्टार्ट करो कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है। अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सीबीसी के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज हमें पहले ये देखना है कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है। दूसरा, उसकी एज क्या है। और तीसरी, अगर हम ये पता कर सके हिस्ट्री में कि उसका पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन क्या है, अगर मैं एज से रिलेटेड भी पता कर सकते, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो रिपोर्ट थी वो एक फीमेल की थी और उसकी जो एज थी वो 10 ईयर थी। अब हम उसमें ये क्वेश्चन तो लेके नहीं आ सकते ना कि उसका ऑक्यूपेशन क्या था। तो हम समझ सकते हैं एक नॉर्मल चाइल्ड है। अब यहाँ मैं मेल फीमेल की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि नॉर्मली जो वैल्यूज होती हैं सीबीसी में, आप नॉर्मल सारी वैल्यूज देखोगे ना एज कंपेयर टू मेल, फीमेल्स की वैल्यूज क्या रहती हैं, चाहे वो आरबीसी हो चाहे हीमोग्लोबिन हो, फीमेल की वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी एज कंपेयर टू मेल। अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू देके रखी है, अगर रेफरेंस रेंज में 11.5 देके रखी है, अगर मैं आपसे, अब मैंने एक आपसे वर्ड भी बोला कि मैंने इसको बोल दिया कि फीमेल की वैल्यू कुछ लेवल पर मेल के कंपेयर में कम रहती है। अब क्या ऑल टाइम कम रहती है? उससे इससे हमें क्या डाउट क्लियर हो रहा है? क्या पूरे टाइम ही कम रहेगी? एक फीमेल की रेंज मेल के कंपेयर में हीमोग्लोबिन ऑल टाइम कम रहेगा क्या पर्टिकुलर? फिर इससे हमें सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, वो है हमारा एज। क्या हमें पर्टिकुलर एज देखना है कि उस जिसकी हम रिपोर्ट देख रहे हैं उसकी एज क्या है? अभी इसकी 10 ईयर एज है, तो हमें इतना तो माइंड में क्लियर हो रहा है कि अभी उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी मेंसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। यानी हमारे माइंड में ये चीज भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत स्टार्टिंग में, जैसे अगर हम फिजियोलॉजी पढ़ के आते हैं तो हम देखते हैं कि एक हीमोग्लोबिन और एक आरबीसी की वैल्यू फीमेल में कम क्यों होती है एज कंपेयर टू मेल। तो हम देखते हैं कि हम उसका एक मेंसेस को बहुत बड़ा रीजन बना देते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हर महीने ब्लड लॉस हो रहा है। तो उसको उसको लेके उसकी वैल्यू कुछ कम हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कम हो सकती है, आरबीसी की कम हो सकती है। तो अब इस पेशेंट की एज है वो 10 ईयर है, तो क्या हम उसको नॉर्मली बोल सकते हैं कि यार 10 चल जाएगा? अगर यही पेशेंट की एज नियर अबाउट 20-22 होती, तो मैं यहाँ पर 10 अगर होती, तो अगर और रेफरेंस रेंज में 11.5 लिखी होती, तो फिर भी आप 10 को नॉर्मल मान लेते कि हाँ कि इसकी मेंसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो पर्टिकुलर लेवल पर हम ये मान सकते हैं कि एज कंपेयर टू 10 इसके लिए नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इसकी एज अभी और सिर्फ कितनी है? 10 ईयर। तो क्या इसके लिए जो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी अभी इसमें लिखी हुई है, जो रिजल्ट दिया है 10, क्या वो नॉर्मल होगा? नहीं होगा। यानी हीमोग्लोबिन इसके लिए कम ही है। क्योंकि हमें दो चीजें बहुत याद रखनी है, एक मेल फीमेल का रेशियो कि मेल में क्या ज्यादा होता है फीमेल में, दूसरी चीज एज रिलेटेड। जिस एज पर अभी ये पेशेंट है 10 ईयर्स की है, या मेल हो या फीमेल कोई भी हो, उसमें सारी की सारी चीज अभी क्या एक अच्छी क्वांटिटी में होती है, उसके अंदर ब्लड भी एक अच्छी अच्छी अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। अगर ब्लड की बात कर रहा हूँ यानी पूरा कंप्लीट ब्लड की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी सब क्या एक अच्छे लेवल पर फॉर्म होना चाहिए। अगर इसके अंदर अभी जो 10 है यानी क्या वो एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम है।
तो ये दो बातें बिल्कुल रिमार्केबल रखनी है, हमें रेफरेंस रेंज पे ध्यान नहीं देना, हमें पहले पेशेंट का जरूर देखना है कि मेल फीमेल और पर्टिकुलर उसकी एज क्या है। एज से हमें ये बिल्कुल दिमाग में लगाना है कि हमारा थर्ड क्वेश्चन ऑक्यूपेशन वहां पर ही नहीं आना चाहिए कि अगर उसकी 10 ईयर है तो हम उससे ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं। तो ये सिंपल चीज हमें याद रखनी है। तो इससे हमें यहाँ फर्स्ट में ये क्लियर हो रहा है कि इसका हीमोग्लोबिन कम है। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग बिल्कुल फिजियोलॉजी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल आप जानते हो कि पर्टिकुलर आप जानते हो एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर आरबीसी भी कम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर ही तो होता है। इस पेशेंट की हीमोग्लोबिन कम है, फिर इस पेशेंट की आरबीसी कैसे ज्यादा हो रही है? क्योंकि नॉर्मल रेंज तो 5.30 अपन मैक्सिमम मान रहे हैं, इतना तो अपन को आता है। तो इसकी आरबीसी काउंट फिर कैसे ज्यादा हो रही है जबकि हीमोग्लोबिन कम है और आरबीसी ज्यादा हो रही है? कैसे? तो यहां पर एक बहुत प्यारा रिलेशन लग रहा है, वो है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। क्या आरबीसी काउंट क्यों बढ़ती है? अगर हम यहाँ बोल रहे हैं आरबीसी काउंट क्यों बढ़ रही है, आरबीसी अगर आप देख रहे हैं तो एक लार्ज अमाउंट में नहीं बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट में बढ़ रही है। और वो स्मॉल अमाउंट में आरबीसी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक आरबीसी, अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी हो गई है कम और ब्लड को चाहिए प्रॉपर ऑक्सीजन, अब वो प्रॉपर ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी? अपने अंदर आरबीसी के नंबर्स को इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करेगी। अब इसमें बहुत प्यारा ही, अभी मैं जब हम नीचे चलते जाएंगे तो हम इसको समझते जाएंगे कि अगर वहां पर ये अगर आरबीसी के नंबर को इंक्रीज कर रही है तो बाकी सबका, अगर ये आरबीसी को इंक्रीज कर दे रही है तो बाकी सब जो और भी सब हमारे रिलेशंस हैं, क्योंकि हमें पता है एक, अगर एक ब्लड में देख रहे हैं तो प्लेटलेट्स भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं और आरबीसी भी हैं। अगर हम देख रहे हैं कि आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसी ने अपनी काउंटिंग बढ़ा ली है, ठीक है, बढ़ा ली, अच्छी बात है। तो उसके कंपेयर में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी पे भी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपनी एक क्वांटिटी में है। अगर हम ब्लड को 100% मान रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो मेनली जो साइज होता है ना, जो आरबीसी प्रेजेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 32 से लेकर 36% तक प्रेजेंट रहती है। अगर ये अपना वैल्यू बढ़ा लेगी तो उसका इफेक्ट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पे पड़ना है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ा हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये आरबीसी के साइज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर वो नंबर इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमें नीचे वाली रिपोर्ट्स को एक एक टैली करना आना चाहिए कि पर्टिकुलर कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। जैसे अभी हमने देखा कि इसमें आरबीसी का क्या हो रहा है, साइज बढ़, नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, किस लिए? हीमोग्लोबिन को कंपनसेट करने के लिए। क्योंकि अगर वो नंबर में बढ़ जाएगी तो हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन नंबर में बढ़ जाएंगे और उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड वन हमारा है, जो हमारा देखते हैं आप आरबीसी के अंदर ना टोटल 5 चीजें होती हैं। आरबीसी के अंदर हम 5 चीजें देखते हैं, जैसे हम डब्ल्यूबीसी के अंदर भी 5 चीजें देखेंगे। क्या? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ईसनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसिलोफिल्स। ये अभी हम पांचों पढ़ेंगे। अभी हम आरबीसी के अंदर भी 5 चीजें देखते हैं, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू। क्या क्या है? पहला होता है पीसीबी और इसको HCTB बोलते हैं। पीसीबी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीबी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। और जो HCT है इसमें बस क्या है, H का मतलब होता है हिमेटोक्रेट, यानी HEMOTOCRIT, हिमेटोक्रेट सेल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? सेल वॉल्यूम का मतलब क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सेल वॉल्यूम का मतलब है यहां पर कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट आरबीसी इन ब्लड। अगर मैं एक क्या ले रहा हूं, ये जैसे मैंने एक ब्लड लिया, इसका एक पर्टिकुलर मैंने क्या लिया, एक पर्टिकुलर हिस्सा लिया, इतना वॉल्यूम लिया। सपोज मेरे पास 100 ml ब्लड है जिसका मैंने 1 ml लिया। अब 1 ml ब्लड में कितनी आरबीसी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब यहां पर आप देख रहे हैं, आपने आरबीसी तो ज्यादा बोल दी, लेकिन आप पैक्ड सेल वॉल्यूम देखेंगे तो वो क्या है, नॉर्मल है, वो क्या है, विद इन रेंज है। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि आरबीसी बढ़ रही है लेकिन उसका बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। आरबीसी बढ़ी लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बढ़ाया कि जो उनका पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी जितने उनको ब्लड में जो उनको जगह दी गई है वो उतनी ही जगह में बढ़ी। उन्होंने अपना एक्सपेंड नहीं करा। उन्होंने क्या है, उन्होंने अगर उनको एक जगह दी गई है, अगर हमने ब्लड को 3 पार्ट में डिवाइड करा है तो उन्होंने अपने पार्ट में ही अपनी नंबर्स बढ़ाए हैं। इसका मतलब है पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया,
ये देखो इसकी जो वैल्यू यूनिट है वो आप किस में देख रहे हैं, वो परसेंटेज में है। यही मैं आपको बता रहा था, 33 से लेके 43 तक, यानी अगर आप 100 ml, अगर आप सपोज कर लो 100% मान लो आप टोटल ब्लड को अगर आप 100% मान लोगे, तो उसके अंदर जो आरबीसी का अमाउंट होता है वो 33 से लेके 43% तक रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 ml ब्लड मान रहे हो तो उसके अंदर 33 ml से लेके 43 ml तक आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। अगर वो विद इन रेंज प्रेजेंट हैं और आरबीसी के में नंबर में कुछ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम नॉर्मल है। अब फिर हमारे माइंड में ये डाउट भी आता है, कि यार आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है लेकिन पैक्ड सेल वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आरबीसी ने अपना नंबर कैसे बढ़ाया। ये माइंड में हमारे क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि अगर वो ब्लड में उसने अपनी जगह नहीं बढ़ाई लेकिन नंबर बढ़ा लिया तो कैसे बढ़ा सकता है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्या, कि आरबीसी को अपना साइज छोटा करना पड़ा, तभी तो जाके वो हो पाएगा। अब कोई भी चीज है, अगर किसी को एक लिमिटेड आपने एरिया देके रखा और आपने बोला है कि आपको इसी लिमिटेड एरिया के अंदर रहना है और आप अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल उसका साइज है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी जो यहाँ पर अगर पहले 10 प्रेजेंट, अगर आप उसको 12 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जो पहले की 10 आरबीसी थी उनका साइज आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, साइज छोटा करना पड़ेगा। इसलिए आप देखो, जब आप आरबीसी मॉर्फोलॉजी देखोगे ना, ये जो आखिरी में ये फाइनल क्या है, समेशन है, स्मीयर एग्जामिनेशन, यानी जब आरबीसी मॉर्फोलॉजी देखोगे तो इसमें माइक्रो प्रेजेंट है। माइक्रो प्रेजेंट का मतलब क्या है, कि आरबीसी साइज में छोटी हो गई है, उसकी आरबीसी साइज में क्या हो गई है, छोटी हो गई है। उसने अपनी आरबीसी ने अपना साइज छोटा कर लिया, नंबर में इंक्रीज भले हो गई है लेकिन उन्होंने उसकी ब्लड को वॉल्यूम को कुछ भी अफेक्ट नहीं करा। ठीक है, तो अब हमारा पीसीबी और एससीटी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। पीसीबी का मतलब क्या था, पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या मतलब, कि अमाउंट ऑफ स्पेस या वॉल्यूम इन विच आरबीसी इज प्रेजेंट। ठीक है, फिर तो हमारा सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है हमारा एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉरस्पेकुलर वॉल्यूम। मीन कॉरस्पेकुलर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, मीन कॉरस्पेकुलर वॉल्यूम का मतलब क्या है। यहां तो अपन ने बात करा था कि ये परसेंटेज में थी, कि मैंने आपको बोला था कि अगर 100% ब्लड है उसमें पीसीबी का मतलब क्या था, कि कितने परसेंट आरबीसी प्रेजेंट है। फिर एमसीएच का, फिर एमसीवी का मतलब क्या हुआ, मीन कॉरस्पेकुलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने साइज में प्रेजेंट है। यहां पर आप देख रहे हैं कोई परसेंटेज नहीं है, इसकी यूनिट देखिए एमसीबी की, एमसीबी की यूनिट आप क्या देख रहे हैं, कितने साइज में प्रेजेंट है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि हम, मुझे इससे ये समझ आता है कि आरबीसी ने अपना साइज क्या करा, छोटा करा। ये देखिए रिपोर्ट में अपने आप बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी 78.5 क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, यहां से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इसका एमसीबी का साइज कितना हो गया, 62.6। यानी इससे हमें क्या पता चल गया, कि आरबीसी ने अपना साइज छोटा किया और वो ही रिपोर्ट में दिया हुआ है, यानी माइक्रो है। यानी हमें क्लियर हो गया कि आरबीसी का साइज इंक्रीज होने से हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हम बहुत सारे, अगर आप वही सिंपल चीज आप गूगल करोगे तो आप बोलोगे कि आरबीसी क्यों बढ़ती है, 10,000 आपके सामने रीजन आ जाएंगे। कैंसर हो सकता है, पल्मोनरी हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और आप पेशेंट को 10,000 रीजन बता दोगे, अरे आपको ये हो सकता है इसलिए आपकी आरबीसी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि सिर्फ आपने तो आरबीसी देखी, नीचे का आपको देखना आता ही नहीं था। नीचे नीचे का आपको कुछ नहीं पता था कि मीन कॉरस्पेकुलर वॉल्यूम क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, इनमें कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्या कम हुआ है। अगर आपने आरबीसी देखा अच्छी बात है, अगर आपने फिर उसके बाद अगर आपने नीचे मीन कॉरस्पेकुलर वॉल्यूम भी देखा, जिसमें आपने देखा कि आरबीसी ने जो अपना साइज है वो छोटा कर लिया, आरबीसी ने अपना साइज क्या छोटा कर लिया, और उसका जो पैक्ड सॉल्व वॉल्यूम था वो उसका नॉर्मल है, यानी उसने जगह ज्यादा नहीं घेरी और अपना साइज कर लिया छोटा। यानी हमें कोई दिक्कत, आरबीसी से उस पेशेंट को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है, एमसीएच। व्हाट इज एमसीएच, एमसीएच का मतलब होता है मीन कॉरस्पेकुलर एच से हीमोग्लोबिन। यहां पर जो आप एमसीबी की बात कर रहे थे ना, वो आप बात कर रहे थे पर्टिकुलर आरबीसी को लेके। यहां पर आप क्या बोल रहे थे, कि एक ब्लड, जो आप ब्लड है उसमें आरबीसी का साइज क्या है, आरबीसी का साइज क्या होना चाहिए, और एमसीएच में होता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का साइज क्या होना चाहिए। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कि अगर एक ब्लड में अगर आरबीसी का साइज छोटा हो रहा है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, क्या वो साइज में छोटी नहीं होगी, उसको भी तो अपने साइज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड करना पड़ेगा। अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है, क्या उठता है, कि आपने देखा, अरे ठीक है एमसीबी का 62.6 है,
यानी यहां साइज रिड्यूस्ड हो गया और आपने देखा कि एमसीएच यानी जो हीमोग्लोबिन का साइज है अगर वो यहां पर रिड्यूस्ड नहीं होता, इसमें रिड्यूस्ड हो गया तो ये नॉर्मल है, ये अच्छी बात है, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ओवरऑल आरबीसी ने अपना साइज रिड्यूस्ड करा। अगर यहां पर हीमोग्लोबिन का साइज नॉर्मल बना होता और आरबीसी का साइज रिड्यूस हो जाता तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। क्या? कि कुछ ना कुछ आरबीसी के मैन्युफैक्चरिंग में जो आरबीसी बन रही है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन तो अपने साइज में प्रेजेंट है मगर आरबीसी का साइज छोटा हो रहा है, यानी फिर वो आपको क्या हो जाती? माइक्रोलाइटिक अनीमिया। बहुत अच्छा है। जब एमसीबी की वैल्यू घटती है ना, जब आप ये देख रहे हैं, जब आपकी एमसीबी की वैल्यू यहां पर कम हो रही है 62.6 हो रही है, एमसीबी की वैल्यू को घटने को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक अनीमिया और बढ़ने को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रो का तो मतलब आप समझ रहे हैं, माइक्रो मीन साइज का छोटा होना और मैक्रो मीन साइज का बड़ा होना, मैक्रोसाइटिक अनीमिया। तो अगर आप सिर्फ एमसीबी देखना जानते तो आप इस पेशेंट को क्या बोल देते कि इस पेशेंट को माइक्रोसाइटिक अनीमिया है। क्यों? क्योंकि पेशेंट का आरबीसी का साइज रिड्यूस्ड हुआ। लेकिन वहीं जब आपने इसको एमसीएच भी देखा और आपने देखा कि नहीं नहीं आरबीसी का साइज रिड्यूस हुआ, मैं मान रहा हूं, लेकिन एज कंपेयर टू उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन बैठा है उसका साइज भी तो रिड्यूस्ड हुआ। तो यहां पर हमें क्लियर होना चाहिए कि पेशेंट को माइक्रोसाइटिक अनीमिया नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? यहां पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल उसने हीमोग्लोबिन का भी साइज रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहां पर जो मेन उसको प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है आयरन की डिफिशियंसी। सिंपल वर्ड में मैं बोलूं, हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है यानी उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड ने अपना आरबीसी की काउंट बढ़ाई। आरबीसी की काउंट बढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन उसने एमसीबी पर कोई क्या होने दिया? एमसीबी पर उसने कुछ भी मतलब अपना क्या साइज छोटा कर लिया, लेकिन पीसीबी पर उसने कोई इफेक्ट नहीं होने दिया। तो इससे हमें यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ आयरन की डिफिशियंसी है, बाकी इसके अंदर और कोई पर्टिकुलर अनीमिया वगैरह ऐसा कोई चेंजेस नहीं है जो हम गूगल करके देख लेते हैं, अरे आरबीसी बढ़ गई है तो उसको ये हो सकता है, आरबीसी कम हो गई तो ये हो सकता है। ये सब कुछ भी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम इसको बिल्कुल बोल देंगे अरे पेशेंट को आयरन की कमी है, सिंपल। यानी आप उसको एक फॉलिक एसिड्स की टेबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आप नहीं करोगे, लेकिन जो उसको अगर आप उसको डायग्नोस्ड करने के बाद जो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा तो आप उसमें देख सकते हो कि फॉलिक एसिड की टेबलेट्स उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी गई होगी। क्यों? क्योंकि पूरी रिपोर्ट से यहां सिर्फ ये फाइंडिंग बिल्कुल क्लियर हुई है कि पेशेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, बस। साइज में कोई चेंज नहीं है। अगर आरबीसी अपना नंबर बढ़ा रही है तो उसको साइज में छोटा हो रही है, कोई नॉर्मल नहीं है। उसकी वजह से जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो भी क्या, वो भी अपने आप को साइज में छोटा कर रहा है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट एमसीएससी। एमसीएससी क्या है? एमसीएससी मीन कॉरस्पॉन्ड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी बिल्कुल ये है यही एमसीएच का ही फॉर्म है। यहां पर आप जो ले रहे थे वो आप ले रहे थे ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी। ये देखिए आप किस के बेस में ले रहे थे? क्वांटिटी की बेस में। और जो आप एमसीएससी लेंगे वो आप लेंगे ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। इसकी यूनिट देखिए ग्राम पर डेसीलीटर। कंसंट्रेशन हम ऐसे ही तो देखते हैं किसी भी चीज की, क्या अमाउंट, वो अमाउंट क्या है अपॉन वो कितने एरिया में प्रेजेंट है। आप किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं कि उसका अमाउंट क्या है, वो कितने एरिया में प्रेजेंट है। तो यहां पर आप जो आप एमसीएससी देख रहे हैं वो वहां पर आप क्या देख रहे हैं? मीन कॉरस्पॉन्डिंग जो हीमोग्लोबिन है उसकी सिर्फ और सिर्फ आप कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि वो जो उसने अपना साइज कम या ज्यादा हीमोग्लोबिन ने जो भी करा है वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यानी उतने ब्लड में वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन ओवरऑल क्या है, वो भी कम हुई है। यानी अगर अपने उसने साइज भी रिड्यूस करा है तो उसने अपनी कंसंट्रेशन भी रिड्यूस्ड करी है। लास्ट वन, इसमें ये पूरा दिया नहीं है रिपोर्ट में, ये कट गया, ये होता है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू, ये आरडीडब्ल्यू क्या होता है? रेड सेल, आर से रेड सेल, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और डब्ल्यू से ब्रेथ। यानी क्या? रेड सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेथ। इसका मतलब होता है क्या? साइज का वेरिएशन। पर्टिकुलर जो आरबीसी का साइज है ना वो कितना वेरिएट कर रहा है उसको परसेंटेज में देखते हैं। अभी ओवरऑल तो अपन ने देखो, अभी आप बोलोगे कि सर साइज तो ऊपर देख के आए थे हम, साइज हमने देखा था ना, किस में देखा था हमने साइज? पैक्ड सेल वॉल्यूम में हमने देखा था, फिर एमसीबी में हमने मीन कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में आरबीसी का साइज देखा था, एमसीबी के अंदर हमने देखा था कि साइज रिड्यूस्ड हो रहा है। फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो आप अगर आरडीडब्ल्यू और एमसीबी में फिर क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि साइज तो हमने इसमें भी देखा था, फिर इसमें भी साइज क्यों देख रहे हैं?
इसमें हम पर्टिकुलर उसकी क्या देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं साइज में कि कितने वेरिएशन हुआ है। ये आपको क्या परसेंटेज में है। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल इसी तरीके से मान लिया कि आप 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं, 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं और आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, वो हुआ आपका एमसीबी। लेकिन पर्टिकुलर परसेंटेज में कैसे देखोगे, टोटल उसका आपके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो आप पांचों सब्जेक्ट के नंबर टोटल करोगे और अपॉन टोटल में उसका डिवाइड कर दोगे। तो वही यहां पर आरडीडब्ल्यू है, क्या कि पर्टिकुलर जो टोटल चेंज कितना हुआ, ये क्या है, ये परसेंटेज में। ये यहां पर जो आपने देखा था वो आपका किस में था, वो था आपका एमसीबी क्वांटिटी में, ऑन द नंबर। ये नंबर्स में प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है किस में, क्वांटिटी में, कि क्वांटिटी में क्या इफेक्ट हुआ। तो हमारा ये आरबीसी का यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। किसी को आरबीसी के इन पांचों में कोई डाउट है कि पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी और आरडीडब्ल्यू में कुछ समझ नहीं आया हो कि उसको कैसे देखना है, क्या समझ आना चाहिए उससे, इन पांचों में किसी को कोई डाउट? तो हम नीचे चलें। आरबीसी में ये बिल्कुल पांचों आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अगर आरबीसी की काउंट देखना जानते हैं ना और उसमें आप डिफरेंशिएट देख लेंगे तो आप ना बिल्कुल आप में और गूगल में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप भी वही रिपोर्ट डायग्नोस करके बता दोगे जो गूगल बता रहा है, तो फिर आपके कुछ भी नहीं है। वो तो इतना तो पेशेंट भी कर लेगा गूगल करके। आपको पर्टिकुलर उसके अंदर जाना पड़ेगा और एक एक चीज को समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज कम हो रही है तो क्या वो अपने साइज में भी कम हो रही है, वॉल्यूम में भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसमें इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, और हीमोग्लोबिन की जो कंसेंट्रेशन है उसमें इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, और टोटल ओवरऑल परसेंटेज में कितना इफेक्ट हो रहा है। यानी हमें सब कुछ देखना आना चाहिए। जब आप देखेंगे कि परसेंटेज तो नॉर्मल ही है इस पेशेंट की, यानी ओवरऑल पेशेंट पे कोई इफेक्ट इतना नहीं पड़ रहा। कुछ चीजें पेशेंट ने अपने आप को कंपनसेट करने के लिए कम कर दी, कुछ ज्यादा कर दी, लेकिन ओवरऑल पेशेंट क्या है, न्यूट्रल है। अगर आप ओवरऑल पेशेंट को देख रहे हो तो उसकी परसेंटेज न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन कम हुआ है, उसका आरबीसी बढ़ने पर बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ। सेकेंड वन हम आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट। सेकंड वन हमारा पहला हो गया आरबीसी। डब्ल्यूबीसी देखना है, जैसे इसमें तो डब्ल्यूबीसी इसका नॉर्मल दिया, आपको रेंज याद होनी चाहिए, रेफरेंस रेंज। वही फिर मैं दोबारा बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं देखना है, आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी की क्या रेंज होती है और किस रेंज में ये पेशेंट है। डब्ल्यूबीसी का बिल्कुल याद रखना, जैसे मैंने आपको आरबीसी और हीमोग्लोबिन में बताया कि पेशेंट मेल और फीमेल में और एज वाइज और ऑक्यूपेशन वाइज आरबीसी क्या है, रेगुलेट कर सकते हैं, मगर डब्ल्यूबीसी नहीं करती। डब्ल्यूबीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि डब्ल्यूबीसी में मेल फीमेल में अलग अलग होता है या फिर एज वाइज ये चेंजेस होती हैं। इतना कुछ इसमें बहुत माइनर डिफरेंशिएट होता है। इतना डिफरेंशिएट नहीं होता कि वो आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में नजर आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हीमोग्लोबिन और आरबीसी के जो डिफरेंशिएट है वो आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में नजर आ सकता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में नजर नहीं आएगा। कोई भी उसका चाहे वो फैक्टर फिर वो मेल फीमेल हो, चाहे फिर वो फैक्टर एज हो, चाहे फिर वो फैक्टर ऑक्यूपेशन हो, उसका जो इफेक्ट है वो उसकी सीबीसी की जो सीबीसी की रिपोर्ट है उस पर नहीं दिखना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कितना चेंज हो रहा है तो वो भी हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कम ज्यादा हो रहा है तो नॉर्मल, जैसे मैं आपको पर्टिकुलर एक एक चीज का बताऊंगा कि उसका एक्शन क्या है, वो कब कम होता है और कब ज्यादा होता है। अब जैसे मेन डब्ल्यूबीसी में आप रिपोर्ट्स में देखोगे ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट दिया जाएगा, डिफरेंशियल नहीं दिया जाएगा। डिफरेंशियल और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है, डिफरेंशियल का तो मतलब समझ रहे हैं, ये परसेंटेज वाइज है। ये क्या है, परसेंटेज वाइज है कि अगर आप टोटल डब्ल्यूबीसी को आप 100% मान लेते हो तो उसके अंदर जो ये 5 ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर क्या, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोफिल्स और है ना मोनोसाइट्स और बेसिनोफिल्स, इनकी परसेंटेज क्या प्रेजेंट है ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज। ये परसेंटेज के बेस पे इसको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल काउंट। और एब्सोल्यूट मतलब ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, नंबर के बेसिस पर क्या है। अगर हम उसको नंबर के बेसिस पर देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट काउंट, और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज देख रहे हैं तो फिर देखते हैं डिफरेंशियल काउंट। क्योंकि हम समझ सकते हैं परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज ओवरऑल को लेके निकालते हैं, लेकिन नंबर्स तो सिर्फ एक और सिर्फ पर्टिकुलर एब्सोल्यूट, यानी पर्टिकुलर अगर न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ रहा है तो सिर्फ न्यूट्रोफिल्स का ही बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो क्या जरूरी नहीं कि न्यूट्रोफिल्स की वजह से ही हो रहा हो, तो किसी और की परसेंटेज का इफेक्ट भी इस पर पड़ सकता है। तो आप एब्सोल्यूट पर ज्यादा जाएं एज कंपेयर टू डिफरेंशियल। आप एब्सोल्यूट को ज्यादा देखें कि यहां पर नंबर में कितना चेंज आ रहा है।
डिफरेंशियल की जगह आप एब्सोल्यूट पे जाएं। अब इसमें 5 चीजें आपको देखनी है। पहला जो सबसे होता है स्टार्टिंग का, वो होता है आपका न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स हम जैसे ही सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में पहली लाइन क्या बननी चाहिए? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या है? फर्स्ट लाइन तो यही है कि हमने इन्फ्लामेशन हम पढ़ के आए हैं, हमने हमने इन्फ्लामेशन पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, हमें मालूम है कि अगर हमारे बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, या फिर ऑटो इम्यून है, रिमेटोइड अर्थराइटिस है, कुछ भी, क्योंकि चाहे रिमेटोइड अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इन्फ्लामेशन तो होना ही है ना? इन्फ्लामेशन होना है, तो ये क्या? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी न्यूट्रोफिल, अगर कोई सबसे पहले जो, अगर आपका कोई चेंज होगा, अगर आपके बॉडी में कुछ भी इंफेक्शन आया, कोई भी बैक्टीरिया की, वायरस की, पैरासाइट्स की, किसी की भी प्रोटोजोआ की, किसी की भी एंट्री हुई, तो जो सबसे पहले चेंज होने वाला आपको काउंटिंग दिखेगी वो आपकी न्यूट्रोफिल्स दिखेगी। और ये न्यूट्रोफिल्स काउंटिंग आपको जनरली पोस्ट ऑपरेटिव फेज में भी नजर आएगी इंक्रीज। जब पेशेंट का, अब जैसे पेशेंट का 2 बार सीबीसी कराता है, अगर पेशेंट की किसी की सर्जरी होनी है तो पहले क्या? प्री ऑपरेटिव कराएंगे, फिर पोस्ट ऑपरेटिव कराएंगे। तो आप पेशेंट में आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा कि प्री ऑपरेटिव में उसकी न्यूट्रोफिल्स तो नॉर्मल है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव में उसकी न्यूट्रोफिल्स बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसलिए क्योंकि सर्जरी आपके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन बॉडी के लिए क्या थी? एबनॉर्मल। तो हमें मालूम है कि वो जो वहां पर ओपनिंग हुई है, तो वहां पर बैक्टीरिया को आने के लिए क्या अपॉर्चुनिस्टिक हो गया है। तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी तुरंत क्या है? अपने न्यूट्रोफिल्स को बढ़ा देती है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बॉडी में कुछ भी होना है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही बढ़ना है। आपको फीवर आएगा, कुछ भी होगा, आप देखेंगे न्यूट्रोफिल्स तो आपका जनरली बढ़ा हुआ मिलना ही मिलना है। अब इस पेशेंट में तो क्या न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब बिल्कुल आपको 2 लाइन, अब यहां पर जो आपकी 5 हो ना, इनको मैं आपको 3 रिस्पेक्ट में बात करूंगा। पहला कि उसका रोल क्या है, दूसरा इंक्रीज किस कंडीशन में होता है, और तीसरा डिक्रीज किस कंडीशन में होता है। तो अभी हमने न्यूट्रोफिल्स का रोल देखा, क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। इंक्रीज कहां होगा? अभी जस्ट मैंने बात करी, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन याद कर लो, अब इन्फेक्शन के अंदर इन्फ्लामेटरी भी आता है, ऑटोइम्यून भी आता है, रिमेटोइड अर्थराइटिस भी आता है। फिर वो इन्फेक्शन चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे प्रोटोजोआ का हो, किसी का भी हो, चाहे वो फंगस का हो, इन सब में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स की काउंट बढ़ जाती है। कम कब होंगी? अब आप एक वर्ड बिल्कुल याद रखिए, इंक्रीज होने पर कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन डिक्रीज होने पर, इनमें अगर कोई सी की भी क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो सबके आगे आप लगा देंगे पेनिया। न्यूट्रो क्या लगा देंगे? न्यूट्रोपेनिया, PENIA। आपको ये वर्ड मिलेगा, ये यहाँ तो आप सीबीसी में लिखा है, लेकिन आपको आपको जब आपके पास डॉक्टर्स होंगे और रिपोर्ट्स में आएगी तो वहां पर लिखा होगा पेशेंट इज अफेक्टेड बाय न्यूट्रोपेनिया। तो इसका मतलब क्या है? पेनिया वर्ड आ गया, मतलब उसकी क्वांटिटी हो गई कम। डिक्रीज होने को ही पेनिया बोलते हैं, इंक्रीज होने का कोई वर्ड नहीं है। इंक्रीज में आपका लिखा होगा कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन साइज। अगर डिक्रीज होगा तो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज इन नंबर, बल्कि लिखा होगा पेशेंट अफेक्ट्स बाय न्यूट्रोपेनिया। ठीक है? तो वो कम कब होनी है? डब्ल्यूबीसी में आप बिल्कुल एक चीज तो आप क्लियर ही मान के चलिए कि मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसीज में ना, डब्ल्यूबीसी के अंदर ये जो 5 सेल हैं, इनमें ना अमाउंट डिक्रीज बहुत ही कम केसेस में होता है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम केसेस होते हैं कि इसमें से कुछ भी अमाउंट कम हो। लेकिन अगर जब भी कम होता है तो आप ये समझिए कि वो बहुत बड़ी डिसीज को सिग्नल दे रहा है। लेकिन अगर एक लार्ज क्वांटिटी में कम हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कम हो गया और आप उसको समझ लो, अगर थोड़ा बहुत कम है तो ठीक है, लेकिन अगर एक लार्ज क्वांटिटी में कम हो रहा है तो आप समझ लो बहुत बड़ी डिसीज को क्या कर रहा है? डिमार्क कर रहा है, फिर वो चाहे 5 में कुछ भी हो। अब वेसोफिल्स की बात मत करना, क्योंकि वेसोफिल्स का मिनिमम ही 0 होता है। मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ, इन चारों में अगर कुछ भी कम होता है तो वो बहुत डिमार्केबल है। जनरली कहाँ होता है? आप सबको पता है कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी है वो कहाँ बनती है? बोन मैरो में। अगर आपको कुछ ना कुछ बोन मैरो में प्रॉब्लम हो गई तो आपकी ये डब्ल्यूबीसी ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि आपको पता है हर किसी का अपना अपना क्या एक लाइफ स्पैन है। अगर आपकी बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होगी तो बाकी सब सेल्स तो अपनी लाइफ स्पैन पे ही मरेंगे। अगर सपोज इसकी 150 डेज है तो वो तो अपना 150 डेज पे मर जाएगा। लेकिन अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम होगी तो वो क्या मर तो अपनी स्पीड से रहा है, लेकिन सेल जर्मिनेट अपनी स्पीड से नहीं हो रहे हैं, वो अपनी स्पीड से क्या नहीं हो रहा है? बन नहीं रहे हैं।
तो ये हमारे माइंड में सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो यही होता है कि बोन मैरो में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है कि सेल अपनी डेथ तो अपने टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन अपने टाइम पे क्या बर्थ नहीं हो पा रहा, बन नहीं पा रहे। यानी क्या हो सकता है, बोन मैरो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोन मैरो में, अब प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि बोन मैरो कैंसर ही हो गया है या बोन मैरो में कुछ ना कुछ डेफिशिएट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर कि कितने अमाउंट में वो चीज कम हुई है। तो पहला हमारा हो गया बोन मैरो। दूसरा होता है कैंसर्स। कैंसर आप समझ रहे हो, कैंसर में ये सारी चीजें क्यों कम होंगी, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर का काम क्या है कि पर्टिकुलर अगर कोई ये 4 सेल्स हैं और इसमें अगर एक सेल क्या हो गया, ऑन्कोजेनेसिस हो गई इसके अंदर, यानी ये जो सेल है ये नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में चेंज हो गया, तो वो क्या करता है, अपने आसपास के सेल्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है और अपने जैसा ही बनाता है। तो यानी क्या, अगर एक बार जो कैंसर होता है वो सबसे पहले वो WBC को अफेक्ट करता है, या फिर HIV हो जाए, एड्स हो जाए, कुछ भी हो, सबसे पहले WBC को ही खत्म करना है। अगर किसी अपने बॉडी में किसी को भी अगर ग्रोथ करना है, जर्मिनेट करना है, तो उसको सबसे पहले WBC को ही मारना पड़ेगा। क्यों, नहीं तो WBC उसको मार देंगे। तो वही सर्वाइवल की बात है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बच जाएगा वो ही रहेगा। तो अगर आपको कैंसर्स में क्या होता है, कैंसर में आप खुद देखते हैं कि पर्टिकुलर क्या हो गया कि अगर वो दूसरे सेल्स को अफेक्ट करने लग जाता है, दूसरे सेल्स में भी क्या ऑन्कोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, तो यहां पर लेवल डाउन होगा। यानी पहला हमने बोन मैरो पढ़ा, दूसरा हमने कैंसर पढ़ा, तीसरा क्या कि बॉडी में कुछ भी जनरली डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन मिनरल। अभी इतने, ये तो 2 बड़े लेवल पे बात कर लिया। अगर बॉडी में कुछ भी विटामिन डिफिशियंसी, मोस्ट कॉमन बता रहा हूं, विटामिन B12, अगर विटामिन ऐसे बहुत विटामिन B12 है, अगर वो कम होता है ना, तो न्यूट्रोफिल्स मेनली बहुत जल्दी कम होता है, क्योंकि विटामिन B12 बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है न्यूट्रोफिल्स के फॉर्मेशन के लिए। और अगर विटामिन B12 कम हो गया तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल डाउन हो जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एडवांस फॉर्म ही है कि अगर कम हो गया तो आपने समझ लिया कि नहीं कैंसर ही है, बोन मैरो, ऐसा नहीं है। फिर पर्टिकुलर आपको टेस्ट भी कराना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी WBC कम होता है तो उस पेशेंट को क्या हम विटामिन B12 का टेस्ट भी कराते हैं, जिसको क्या फॉलिक एसिड टेस्ट भी बोलते हैं, फॉलेट का। उसमें आपको पता चल जाता है कि अगर उसकी क्वांटिटी क्या कम हो गई है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, इसकी वजह से WBC काउंट कम हो रही है। इस वजह से बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसकी वजह से बोन मैरो के अंदर जो WBC बनने चाहिए वो डिले हो रही है। तो हमारे अंदर ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। न्यूट्रोफिल्स को मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रोफिल्स का इंक्रीज किस केस में होना है, इन्फेक्शंस वगैरह, डिक्रीज किस केस में होना है, बोन मैरो कैंसर, बोन मैरो का कैंसर हो, डिफिशियंसी हो विटामिन मिनरल्स। और जो डिक्रीज वाला वो सब में एक ही कॉमन है, इंक्रीज अलग अलग होगा, डिक्रीज सब में कॉमन है, डिक्रीज सब में ही कॉमन है। दूसरा हमारा जो सेल है वो है हमारा लिम्फोसाइट्स। दूसरा कौन सा सेल है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आप जानते हो, लिम्फोसाइट का कोई भी डायरेक्ट काम नहीं है। लिम्फोसाइट्स का डायरेक्ट कोई भी काम नहीं होता कि वो आपको जो इम्यूनिटी का काम है ना, वो डायरेक्ट आपको नहीं है। वो उसका काम है सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करना। आप जानते हो 2 लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स किसमें बनते हैं, बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं किसमें, थाइमस में। तो लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या है कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को बनाना, और फिर इनका काम है क्या, एज अ इम्यूनिटी वर्क करना। यानी लिम्फोसाइट डायरेक्ट इम्यूनिटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, मगर वो इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है। अगर आप यहां पर इसका क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर बढ़ रहा है, इस पेशेंट का नंबर बढ़ रहा है, तो किन केसेस में नंबर बढ़ सकता है, बॉडी में कुछ भी इंफेक्शन हो जाए। मैंने फिर बोला, अभी अगर आप देखोगे तो बहुत कम क्वांटिटी में नंबर बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ देखो, अगर एब्सोल्यूट में देखोगे तो 3000 अगर आप मान रहे हो, तो यहाँ पर 687 बढ़ रहा है, कुछ इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। तो इस पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है या कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स कहां बढ़ेगा, लिम्फोसाइट्स भी जनरली क्या, पेशेंट में अगर इन्फेक्शन हो गया, और सबसे बड़ी चीज, अगर लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ होगा, तो सबसे पहले आपको जो बढ़ता हुआ या कम होता हुआ नजर दिखेगा वो आपका होगा लिम्फोसाइट्स। क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। अगर आपके कुछ भी लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा आपके किसके, लिम्फोसाइट्स पर। थर्ड वन होते हैं आपके ईस्नोफिल्स। ईस्नोफिल्स आपको पता है, ईस्नोफिल्स का डायरेक्ट सिर्फ एक ही काम है, क्या, आपके बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। ये आपको याद होना चाहिए कि ईस्नोफिल्स का एक ही काम है, एलर्जिक रिस्पॉन्स।
ये इनका डायरेक्ट किसी भी बैक्टीरिया और उस पे नहीं है, इनका काम है एलर्जिक रिस्पॉन्स पर, कि अगर पेशेंट को कुछ भी एलर्जी हो रही है, अगर आप पढ़ते हो, आप इस्नोफिलिया आपने पढ़ा हुआ है, इस्नोफिलिया का मतलब क्या होता है कि इस्नोफिल्स की काउंट का बढ़ जाना। कब बढ़ता है? अगर इस्नोफिल्स की काउंट बढ़ गई तो पेशेंट क्या हो जाता है? एलर्जिक हो जाता है। अगर पेशेंट किसी भी चीज, ये रिस्पॉन्स किस पे करते हैं? एलर्जी पर। तो इस्नोफिल्स का क्या काम है? मेन रोल उसका होता है एलर्जिक रिएक्शंस पर। अगर पेशेंट को किसी भी चीज से एलर्जी है तो ये क्या, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और आपको पेशेंट को बता देंगे कि आपको पर्टिकुलर इस चीज से आपको एलर्जी है, जिसमें बॉडी आपकी क्या डिफेंस मैकेनिज्म दिखा रही है। तो आप इस चीज पर्टिकुलर इस सब्सटेंस, या वो फिर वो पोलन ग्रेन हो, डस्ट हो, कुछ भी हो, आप इन सब से दूर रहिए। तो इस्नोफिल्स अगर बढ़ता है, इसको बोलते हैं इस्नोफिलिया, जिसका टेस्ट भी होता है ईएसआर। ईएसआर टेस्ट आपने सुना हुआ होगा, सेडिमेंटेशन रेट। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ईएसआर को अभी हम वेल डिस्क्राइब्ड नहीं कर रहे हैं, ईएसआर रिपोर्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन रिपोर्ट होती है और बहुत ज्यादा पेशेंट्स में हम इसको प्रिस्क्राइब्ड भी करते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा किसी भी चीज से उसको कंटिन्यूअस स्नीजिंग, कफ हो रहा है या फिर उसको खांसी आ रही है, कंटिन्यूअस उसको छींके आती जा रही है, तो हम ईएसआर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसको बोल देते हैं ईएसआर डायग्नोस के लिए बोल देते हैं कि आप एक बार ईएसआर करवा लो। अगर ईएसआर बढ़ी है तो हमें इससे ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज के लिए क्या एलर्जिक है। फिर हम उस पर्टिकुलर, फिर हम और उस पर डिमार्केबल, फिर और डिफरेंशिएट करके अंदर जाते हैं कि पर्टिकुलर किस चीज के लिए, कोई पोलन ग्रेन के लिए, कोई स्मेल के लिए, या डस्ट के लिए, किस चीज के लिए। तो इस्नोफिल्स का जो मेन रोल क्या है? मेन रोल है उसका इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस में, ठीक है। और अगर बढ़ रहा है, अगर इस्नोफिल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि पेशेंट का एलर्जिक है। और अगर कम हो रही है, इस्नोफिल से एक बात याद रखना, कभी भी बहुत ही कम केस होता है कि वो कम हो, क्योंकि उसका मिनिमम वैल्यू ही आप देख रहे हो 1 है। 1 से क्या हो सकता है कि 0 होगा। बहुत ही मिनिमम केसेस होता है कि इस्नोफिल कम हो। लेकिन इस्नोफिल अगर फिर भी कम हो गया है तो वो, ये समझिए, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल केसेस में होता है, बहुत ही कम। मैं आपको 2 नॉर्मल केसेस बता रहा हूँ। आपके बॉडी में आपको पता है कि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बनता रहता है। अगर कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर बन रहा है तो वो आपकी इस्नोफिल्स की क्वांटिटी को कम कर देता है। और दूसरा, अगर पेशेंट का इंटॉक्सिकेशन हो जाए, किससे? अल्कोहल से। अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली है और उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट दिख रहा है अल्कोहल का, तो उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इस्नोफिल्स पर। तो अगर आपको 99% होता है कि आपको इस्नोफिल्स आपको कम नहीं दिखेंगे, और कम दिख रहे हैं तो वो जनरली उसमें भी, अगर कम दिख भी रहे हैं तो उसके 99 में भी यही रहता है कि या तो कोर्टिसोल हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर कुछ किसी भी चीज की इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इस्नोफिल्स कम हो रहा है। और आपको एक इस्नोफिल्स की बहुत प्यारी बात बताऊं, अगर अभी आप 3 देख रहे हो ना, यही इस्नोफिल आप अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे कराना तो आपको इस्नोफिल ज्यादा दिखेंगे 3-4, और यही आप रात के टाइम पे दिखाना तो आपको इस्नोफिल्स की क्वांटिटी कुछ लोगों में कम हो जाती है रात के टाइम तक। क्यों? क्योंकि वो जो ओवरऑल बॉडी में जब कोर्टिसोल हार्मोन बनता है तो वो उसको इस्नोफिल्स को बहुत अल्टर करता है। तो इस्नोफिल्स की एक जो वैल्यू है ना, वो बहुत चेंजेबल है। इसलिए हम यहाँ से इस्नोफिल्स से, इस सीबीसी की रिपोर्ट से नहीं बताते कि पेशेंट को इस्नोफिलिया है कि नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि हम अलग से ईएसआर क्यों करा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी कि हम अलग से ईएसआर करा रहे हैं। यहीं से देख के बता दें कि पेशेंट की इस्नोफिल बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्योंकि बॉडी में इस्नोफिल ब्लड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो उसके लिए एक अलग से टेस्ट होता है, क्या? ईएसआर, इस्नोफिलिक सेडिमेंटेशन रेट। उसको हम बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से, इसलिए उसका अलग से टेस्ट होता है। फिर हमारा 4th वन होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट्स का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता। मोनोसाइट्स का सिर्फ एक ही काम है कि डब्ल्यूबीसी की हेल्प करना। और डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाकी सेल्स की हेल्प करता है, डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करता इसका। तो फिर इसका रोल क्या होना चाहिए? डिफेंस मैकेनिज्म में तो उसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि जब जो आपकी ये बाकी न्यूट्रोफिल्स हैं, इन सब ने क्या है, कुछ बैक्टीरियाज को मारे होते हैं, और बैक्टीरिया ने कुछ आपके पर्टिकुलर टिश्यूज को डेड कर दिए होते हैं या उनको इनएक्टिव कर दिया, डैमेज कर दिए होते हैं, तो उन सबको हटाएगा कौन? उन सबको कौन रिमूव करेगा? दैट इज मोनोसाइट्स। अगर मोनोसाइट्स नंबर में बढ़ रहे हैं तो इसका एक ये कोई मतलब नहीं है कि बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया था, तो उन पर्टिकुलर टिश्यूज को हटाने के लिए या उन सबको डैमेज, उन सबको निकालने के लिए क्या हो रहा है? मोनोसाइट्स ने अपना नंबर इंक्रीज करा कि उन टिश्यूज को हटाने के लिए।
जैसे अगर वो, और मोनोसाइट्स का एक बहुत प्यारा है, अगर मोनोसाइट्स नंबर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, तो मोनोसाइट्स क्या है, जब पेशेंट को कैंसर भी हो जाता है ना, तो उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए भी मोनोसाइट्स को इंक्रीज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है मोनोसाइट कैंसर सेल्स क्या कोई बाहर के सेल है क्या? कैंसर सेल्स है तो खुद के बॉडी के ही ना सेल, जो क्या एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाने लग गए, कोई बाहर से तो आया नहीं है। तो इनका काम क्या डायरेक्ट, मैंने बोला था कि मोनोसाइट्स का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। तो वो क्या कैंसर सेल है तो खुद के बॉडी के ही जो एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाने लग गए, तो उनको मारने में जो सबसे बड़ा काम करता है वो मोनोसाइट्स करते हैं। यानी डायरेक्ट कोई डिफेंस में रोल नहीं है। तो यहां से हमें अगर किसी पेशेंट का अगर मोनोसाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि पेशेंट को कहीं ना कहीं कैंसर के भी हो सकते हैं। तो यहां से ये सीबीसी का बिल्कुल बेसिक रिपोर्ट है। यहां से ये बिल्कुल बेसिक डायग्नोसिस, फिर आप इससे फर्दर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे जाते हो कि हाँ, आप ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि और डिफरेंशियल हम कितना कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना नहीं आता तो हम बिल्कुल डिफरेंशियल पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि रिपोर्ट्स तो कम से कम 1 लाख के ऊपर होती हैं। आप क्या 1 लाख करा दोगे पेशेंट को? सबसे पहले कोई भी डॉक्टर सीबीसी ही क्यों कराता है? क्यों? क्योंकि वो सीबीसी से ये पता कर लेता है कि पेशेंट को डिफरेंशिएट पर्टिकुलर और कितनी उसको डायग्नोस के लिए हमें 2-3 रिपोर्ट्स लिखनी है। वो सीबीसी देखने के बाद फिर पता कर लेता है कि अच्छा हाँ, इसको ये 2-3 रिपोर्ट्स और बोल दो, तो इसके अंदर हम क्लियर आउट हो जाएंगे कि पेशेंट इस चीज से अफेक्ट हो रहा है। तो मेन डिमार्केबल है सीबीसी। यानी हम मोनोसाइट्स हमारा क्लियर हो गया। मोनोसाइट्स कहां बढ़ेगा? अगर एक पेशेंट को कैंसर या फिर नॉर्मल इन्फेक्शन, मैंने बोला कोई भी चीज है डब्ल्यूबीसी का तो मेन काम यही है, इन्फेक्शन हो रहा है तो बढ़ना तो है ही है। और कम होने को क्या बोलेंगे? मैंने बोला पीनिया वर्ड लगा देना, मोनोसाइटोपीनिया। कब कम हो सकता है? वही बार बार वही चीज है, वही कीमोथेरेपी हो, बोन मैरो डिसीज हो गई हो, ये सारी अगर कुछ चीजें हो जाती हैं तो मोनोसाइट्स वगैरह यार सारी डब्ल्यूबीसी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लास्ट वन है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का बेसोफिल जनरली 90% केसेस होता है कि 90% लोगों में बेसोफिल्स प्रेजेंट ही नहीं होती। 90% लोगों में बेसोफिल्स प्रेजेंट ही नहीं होती। 10% ही होता है कि जिनमें बेसोफिल्स प्रेजेंट हो, और वो भी कितना? सिर्फ और सिर्फ 1। आप इसमें देख रहे हैं क्योंकि इसके एब्सोल्यूट काउंट में के बाद बेसोफिल्स दिखाई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जनरली होती ही नहीं है, उसकी प्रेजेंट ही नहीं होती। लेकिन बेसोफिल्स का आप याद रखना, बेसोफिल्स का फिर रोल क्या होता है? बेसोफिल्स का डायरेक्ट रोल कोई भी डब्ल्यूबीसी में नहीं होता। और उसका जैसे मोनोसाइट्स का भले तब भी इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा था, बेसोफिल्स तो हेल्प भी नहीं करते। बेसोफिल्स का रोल बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बेसोफिल्स एकदम ऐसा रोल प्ले करने लग जाता है प्लेटलेट्स की तरह। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्लेटलेट्स में आपने पढ़ा होगा हिपेरिन। प्लेटलेट्स काम आते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, हीलिंग। तो बेसोफिल्स की भी यही प्रॉपर्टी है। बेसोफिल्स भी अगर थोड़े बहुत नंबर में ज्यादा हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर क्या क्लॉटिंग का काम चल रहा है। क्योंकि बेसोफिल्स के कंटेन क्या होता है? हिपेरिन बेसोफिल्स के अंदर होता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो डायरेक्ट इनका इसलिए बिल्कुल जीरो होके रखे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्लेटलेट्स बैठे हुए हैं ये सब काम करने के लिए। तो बेसोफिल्स अगर कोई पेशेंट में प्रेजेंट भी हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एज अ प्लेटलेट्स की तरह वर्क करने लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्लोटिंग के लिए। ओवरऑल प्लेटलेट्स की नहीं, क्लोटिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन प्रेजेंट होता है। तो ये आपसे बहुत से लोग पूछ सकते हैं, इसको बिल्कुल याद रखना। अभी इसकी एब्सोल्यूट काउंटिंग होती है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। प्लेटलेट्स की भी नॉर्मल क्या रेफरेंस वैल्यू हमें याद ही होती है। प्लेटलेट्स कब कम कब ज्यादा होता है? प्लेटलेट्स अगर कम हो गया तो पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? क्यों पता है? प्लेटलेट्स हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि डेंगू में आप देखते हो प्लेटलेट्स कितना ज्यादा कम हो जाता है पेशेंट्स में। डेंगू वाले केसेस में प्लेटलेट्स की बहुत अमाउंट कम हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपिनिया। क्या हो रहा है? उसको थ्रम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और प्लेटलेट्स का एक बहुत प्यारा फंडा है कि अगर ये डिक्रीज होती ना तो इतने एक्सट्रीम, इतनी जल्दी जल्दी डिक्रीज होने लग जाती ना कि आज अगर आप पेशेंट को देख रहे हो तो पेशेंट को अगले दिन में ही पता चल रहा है कि 1 लाख कम हो गई। सीधा 1-1 लाख कम हो जाती है 2-2 दिन में। इतना इतना जल्दी ये बहुत जल्दी प्लेटलेट्स गिरती हैं। ठीक है, विद इन 10 डेज। और इसका सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्पेन अगर आप देखोगे तो एक प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के लिए होता है। इसलिए प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा सीवीसी में आपके फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का लाइफ स्पेन होने की वजह से प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करती है। ठीक है, अभी ये हमारा प्लेटलेट हो गया।
अब इसमें ओवरऑल रिपोर्ट से हमें इसमें क्या पता चला, आरबीसी मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा, तीन चीजें इसमें समझ आ रही हैं। हाइपो, हाइपो का मतलब क्या हुआ, लो इन किसमें, क्वांटिटी, क्वांटिटी में। हाइपो मींस क्या, नंबर में क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइपो पॉजिटिव है, यानी क्या आरबीसी नंबर में क्या हो रही है, सॉरी माइक्रो में क्या हो रहा था, माइक्रो में, माइक्रो होता है पर्टिकुलर साइज के लिए, यानी साइज में क्या हो रही है, छोटी हो रही है। एनिसो का मतलब होता है क्या, अनइक्वल इन साइज, क्योंकि वो क्या हीमोग्लोबिन को कंपनसेट करने के लिए आरबीसी ने क्या अपना नंबर बढ़ाया। हाइपो मींस क्या, छोटा करा, हाइपो कम होना, हाइपर मींस ज्यादा होना, हाइपो मींस कम होना, और माइक्रो मींस साइज में छोटा होना। तो उन उन सब ने अब इसमें हाइपो वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइपो वर्ड यहाँ पर इस क्वांटिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाइपो और हाइपर वर्ड यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, पैक्ड सेल वॉल्यूम के लिए। जो आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम है ना, जो नॉर्मल है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अंदर ही फिट बैठ रहा है, उसको हाइपो और हाइपर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में क्या हो रहा था, एमसीवी कम हो रही थी। तो एमसीवी कम होने की वजह से क्या है, उसको हाइपो हो रहा है, पर्टिकुलर हाइपो है। माइक्रो भी प्रेजेंट है, माइक्रो का मतलब क्या है, साइज में छोटा हो रहा है, और अभी हम खुद देख के आए थे साइज में, कि साइज में भी छोटी हो रही है। और एनएसओ का मतलब होता है क्या, अनइक्वल। अगर कोई भी वर्ड एनएसओ आ रहा है तो एनएसओ का आप समझ लीजिए कि वहां पर बात हो रही है अनइक्वल। और अनइक्वल साइज अगर पॉजिटिव है तो मतलब क्या, आरबीसी बहुत अनइक्वल इन साइज में हो रही है। और जबकि टोटल आरबीसी मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल नॉर्मल है, और प्लेटलेट्स भी मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल नॉर्मल है। ये थी हमारी पूरी सीबीसी को लेके। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? सर वो ऊपर टोटल आरबीसी में आरडीडब्ल्यू वाली पॉइंट बता देना एक बार। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पेज चेंज हो गया। क्या था ये जो हमारा था आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू था हमारा क्या, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो साइज में कितना वेरिएशन हो रहा है, उसकी ओवरऑल परसेंटेज देखना है कि ब्लड में जो उसकी ओवरऑल साइज में जो आप देख रहे हो, कहीं क्या हो रहा है, कहीं साइज में छोटी हो रही है, नंबर में बढ़ रही है। यहां पर अगर आप आरबीसी को देख रहे हो तो नंबर में तो बढ़ रही है, साइज में छोटी हो रही है। तो इन सब का एक पर्टिकुलर अगर हमें कंबाइंड करके रिलेशन निकालना है तो उसको हम बोलते हैं आरडीडब्ल्यू, यानी क्या, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ। ओवरऑल क्या है, यानी ये एक परसेंटेज में है। इसमें आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं देख रहे हैं। जब आप ओवरऑल देख रहे हैं तब आप उसमें देख रहे हैं कि उसका ओवरऑल में क्या है, यानी क्या, यहां परसेंटेज की बात हो रही है। इसमें आपके क्वांटिटी भी आ गई, क्वांटिटी जो नंबर बढ़ रहे हैं, प्लस साइज में छोटा हो रहा है, सबको आपने क्या करिए, एक तरीके से आपने उनका क्या परसेंटेज निकाल के देख लिया कि ओवरऑल क्या हो रहा है। तो ओवरऑल उसका बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 14.2 अगर वो नंबर में बढ़ रहा है तो उसके बदले में अब आरबीसी ने अपने आप को साइज में छोटा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर वो नंबर में इंक्रीज, क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो उसने अपनी क्वालिटी को कम कर लिया, यानी उसने अपनी साइज को छोटा कर लिया। तो ओवरऑल परसेंटेज जो आनी चाहिए वो क्या है, नॉर्मल आ गई। अगर कहीं वो नंबर में बढ़ता और साइज छोटा नहीं करता तो ये परसेंटेज बढ़ जाती, और नंबर कम हो जाए और साइज भी कम हो जाए तो ये परसेंटेज कम हो जाती। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा ओवरऑल के नंबर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस नंबर बढ़ने से उसने अपना साइज भी छोटा कर लिया और ओवरऑल उसने अपने आप को कंपनसेट कर लिया ब्लड के अंदर, आरबीसी ने। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर हम सिर्फ इनको, आरबीसी को ज्यादा देख के और इनको कम देख के हम समझ लें कि यार नहीं, ओवरऑल परसेंटेज देखिए कि उसका इफेक्ट ओवरऑल ब्लड पे क्या पड़ रहा है। ये अच्छी बात है, ये हमें देखना आना चाहिए कि ठीक है साइज में कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, या हीमोग्लोबिन कम हो रही है, लेकिन ओवरऑल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमें वो भी पता होना चाहिए। तब हम बिल्कुल एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि अच्छा हाँ, ओवरऑल में अगर नॉर्मल है तो पेशेंट का उससे कोई नहीं है। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी बढ़ी, वो बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बढ़ी, ना कि कोई डायरेक्टली रिलेशन इसका निकल रहा है। यानी इनडायरेक्टली है, जो हीमोग्लोबिन कम हुई उसको, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से क्या, ब्लड में ऑक्सीजन की डिमांड वो बढ़ेगी, बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़े, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए,
लेकिन उतने अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो गई। तो उसके बदले में बॉडी ने क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाई और आरबीसी की काउंटिंग को बढ़ा लिया, लेकिन उससे ओवरऑल ब्लड में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आपकी आरडीडब्ल्यू थी वो आपकी बिल्कुल विद इन रेंज थी। और किसी को कोई डाउट?